नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना नगर निगम और सरकार का दावा है कि इस बार जितनी भी बारिश हो पटना हरगिज नहीं डूबेगा। विभागीय मंत्री और प्रशासन के दावे के बाद न्यूज 18 की टीम ने राजधानी के संप हाउस की पड़ताल की। 3 अहम सेंटर की जांच में स्थिति पिछले साल की तुलना में काफी बेहतर नजर आई। उम्मीद है कि इस साल पटना डूबने से बच जाएगा कि किसी भी प्रकार का जल जमाव की स्थिति नहीं होगी और कितने भी बारिश होगी पटना वासियों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग पूरी तरीके से सतर्क हैं और नगर निगम पिछले वर्ष की पुनरावृत्ति किसी भी परिस्थिति में नहीं होने देगा। मतलब किसी भी सूरत में पटना इस बार नहीं डूबेगा, क्योंकि पटना के सभी संप हाउस दुरुस्त होने का दावा किया गया है। पटना नगर निगम के आयुक्त हिमांशु शर्मा के इस दावे की पड़ताल करने न्यूज 18 की टीम निकल पड़ी राजधानी के संप हाउस की ओर। सबसे पहले हमने पटना के कंकड़बाग इलाके के जोगीपुर संप हाउस का जायजा लिया। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि संप हाउस के सभी 8 पंप और मोटर बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। अब ये बताइए कि पिछली बार जहां हम लोग खड़े हैं ये सब भी इलाका पूरा तरह से डूबा हुआ था, जैसा मुझे लगता है पिछली बार ऐसा था। तो इस बार क्या आप भी आश्वस्त करते हैं कि जैसी तस्वीर है, अगर 300 मिलीमीटर पानी हो गया 3 दिनों में, जिस तरह से पिछली बार हुआ था तो बारिश के पानी से डूब गया था पटना, इस बार आप आश्वस्त करते हैं कि जोगीपुर संप हाउस तैयार है? बिल्कुल तैयार है, 100% तैयार है। और मैं नहीं डूबेगा, बिल्कुल नहीं डूबेगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं। बुडको के अधिकारी के दावे के बाद हमारी टीम सैदपुर पंप हाउस पहुंची, जहां पिछले साल सबसे ज्यादा तबाही मची थी। इसी संप हाउस के तहत राजेंद्र नगर, कदम कुआं और मोइनुल हक स्टेडियम का इलाका आता है। हमारी पड़ताल में सैदपुर संप हाउस की स्थिति भी पहले से बेहतर नजर आई। यहाँ कुल 6 पंप और मोटर लगाए गए हैं जो सही तरीके से अभी काम कर रहे हैं। जो पहले और अब में सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि पहले जो संप हाउस थे वो जमीन पर लगाए हुए थे, लेकिन इस बार बदलाव करते हुए उन्हें कम से कम 2 फीट ऊपर, 2 से 2.5 फीट ऊपर पंप और जो मोटर है उसको लगाया गया है। हम बाहर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जो ये बिजली के ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, ये जमीन से देखिए 2.5 फीट ऊपर इनको लगाया गया है। जो डीजल पंप है वो देखिए पहले अंदर हुआ करता था, लेकिन पिछले साल जो भारी बारिश हुई और सब सही तरीके से काम नहीं किए, मोटर सही तरीके से काम नहीं किए, तो उनको पानी से बचाने के लिए ऊपर के स्थान पर इनको लगाया गया है। किस तरीके से जो बाहरी इलाका है उस तरफ ऊंचे स्थान पर इस डीजल वाले पंप को रखा गया है। तो दूसरे संप हाउस का हमने मुआयना किया और ये पाया कि यहाँ भी पहले से बहुत सारा बदलाव आया है। यानी जो दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, जो अधिकारियों की तरफ से, उसमें कुछ सच्चाई दिखती है। जोगीपुर और सैदपुर संप हाउस के बाद न्यूज 18 की टीम पहुंची पहाड़ी संप हाउस, जो पटना का सबसे बड़ा संप हाउस है। यहाँ सबसे ज्यादा 11 पंप और मोटर लगे हैं। इस संप हाउस में जोगीपुर और सैदपुर दोनों ही संप हाउस का पानी स्टोर होता है और फिर यहाँ से पुनपुन नदी में बारिश और नाले का पानी बहा दिया जाता है। पहाड़ी संप हाउस के बारे में जानकारी देना बहुत अहम है, क्योंकि ये पटना शहर का दिल है, यानी हार्ट है। और ये संप हाउस अगर खराब पड़ जाता है तो समझिए पटना शहर पर खतरा है। कुल 11 पंप और मोटर यहाँ लगे हुए हैं और लगातार यहाँ पर पानी के निकासी का संप करने की प्रक्रिया लगातार यहाँ चल रही है। देखिए 425 HP का पंप है और ऐसे 11 पंप और मोटर इस संप हाउस में लगे हुए हैं। ये संप हाउस का जो स्टोरेज है, सबसे ज़्यादा स्टोरेज वाला ये संप हाउस है। सबसे बड़ा संप हाउस है पटना शहर का। 40 संप हाउस में सबसे बड़ा संप हाउस, यहीं से नदी में पानी फेंका जाता है। इस संप हाउस को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, यानी जो ग्राउंड रियलिटी बताई जा रही है, उनकी तफ्तीश में पता चलता है, पड़ताल में पता चलता है कि वाकई में कुछ हद तक, बहुत हद तक काम किया गया है। लेकिन अब इंतजार करना होगा कि अगर जब भारी बारिश होती है, 100, 200 या 300 मिलीमीटर बारिश होती है, तो क्या जो पंप, जो मोटर काम कर रहे हैं और जो दावे किए जा रहे हैं, क्या उस हिसाब से उसमें वो सफल हो पाते हैं? नहीं।
कैमरामैन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18, पहाड़ी संप हाउस, पटना। बिहार में मानसून ने अभी ठीक से दस्तक भी नहीं दी है, लेकिन मुंगेर में अभी से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लोग इस कदर डरे और सहमे हुए हैं कि गांव छोड़ने की बात की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार बाढ़ का कहर कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। फिलहाल गंगा का पानी खतरे के निशान से नीचे बह रहा है, लेकिन दियारा क्षेत्र के ग्रामीणों में अभी से बाढ़ की विभीषिका का डर सताने लगा है। लोगों का कहना है कि इलाके में गंगा का पानी घुसने लगा है। गंगा में पानी बढ़ने का रफ्तार यही रहा तो स्थिति भयावह हो सकती है। मुंगेर में गंगा किनारे करीब 38 पंचायत ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। कोरोना एक तरफ है, बाढ़ का ये जो है बढ़ रहा है, पानी का रफ्तार जो है ये एक तरफ है। अब देखिए दोनों में कौन जीतता है कि दोनों लेकर जनता को मार देगा, क्या करेगा हम लोग को। संभावित बाढ़ को लेकर मुंगेर जिलाधिकारी कहते हैं कि उनकी तैयारी दुरुस्त है। धरहरा और बरियारपुर प्रखंड के कटाव क्षेत्रों में चौकीदार, होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। 81 शरण स्थल को चिन्हित किया गया है। गंगा पार दियारा इलाके के पंचायतों के लिए 45 सरकारी नावों की व्यवस्था भी की गई है। जिला जनसंपर्क विभाग के माध्यम से लोगों को सतर्क भी किया जा रहा है। इस वर्ष मॉनसून समय पर आया है, बहुत अच्छी बात है। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि बरसात भी काफी अच्छी मात्रा में हो रही है। इसका एक ये भी परिणाम हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोगों को बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़े हमारे जिला में। इसको लेकर हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने जिला स्तर पर जो बैठक करनी है वो हम लोगों ने करी है। संसाधन मानचित्रण हम लोगों ने किया है। इमरजेंसी में यदि शरण स्थल बनाना पड़ेगा तो हमने उनका चिन्हीकरण कर लिया है। कोरोना संकट के बीच मुंगेर में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर दियारा क्षेत्र के लोगों पर प्रकृति की दोहरी मार है। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि प्रशासन की तैयारी और लोगों की सतर्कता से बाढ़ की विभीषिका टल जाए। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। तो बिहार के जो नदियां हैं, उन नदियों के तटीय हिस्सों में कटाव की समस्या भी बहुत पुरानी रही है, जिसे दुरुस्त करने के कई दावे अब तक किए जाते रहे हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। गोपालगंज में जहां गंडक नदी के कहर से सैकड़ों एकड़ धान की फसल नदी में विलीन हो चुकी है, समा चुकी है, वहीं सीवान में मानसून के शुरुआत में ही जल जमाव ने नगर परिषद की पोल खोलकर रख दी है। जिंदा रहूं या मर जाऊं, इसी कश्मकश में जिंदगी को खुशी खुशी जिए जा रहा हूं। समस्या तो अथाह है, पर इनका निदान नहीं। तूफान भरी जिंदगी में नौका रूपी जीवन का पतवार कैसे छोड़ दूं, क्योंकि इसी के भरोसे मेरा परिवार और मैं हूं। जी हां, ये नारकीय जिंदगी सीवान वासियों की है जो जीने को मजबूर हैं। सीवान में पहली ही बारिश में नगर परिषद की पोल खुल गई। सड़क से लेकर घर तक जल जमाव से लोग परेशान हैं। वहीं कई लोग जान जोखिम में डालकर रेलिंग के सहारे और जुगाड़ टेक्नोलॉजी के जरिए मुख्य सड़क तक आने को मजबूर हैं। यहाँ पे किसी तरह का भी ना तो रास्ते के लिए कोई निर्माण हुआ है, ना ही नाली कहीं बना है। इस कारण से पानी लगा रहता है और ये इस साल की बात नहीं है, हर साल हम लोग ऐसे झेल रहे हैं। अभी लगता है इस साल की ही बात नहीं है, हर एक साल जो ये मोहल्ला के लोग हैं काफ़ी परेशान रहते हैं जब इस शहर का ये पोस्ट इलाका में जाता है और इस पर नगर परिषद का ध्यान नहीं जाता है। हालांकि लगातार प्रशासन और नगर परिषद द्वारा दावा किया जा रहा है कि इस बार जो जल जमाव से हम लोग निजात मिल पाएंगे, लेकिन दूर दूर तक शहर सीवान के शहरवासियों को जल जमाव से निजात नहीं मिलता दिख रहा है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सीवान। वहीं गोपालगंज में बारिश के कारण गंडक नदी का कहर जारी है। नुकसान का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जल स्तर में कमी के बावजूद जिले के सदर प्रखंड के कई गांवों में मिट्टी कटाव के कारण सैकड़ों तो देखिए क्या हालात बन गए हैं कि यहाँ हर बार इस तरीके की नारकीय स्थिति बन जाती है। तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों की हकीकत ये है कि एक बार फिर से मॉनसून की शुरुआत में ही जल जमाव और बाढ़ के कटाव से लोग परेशान, और एक बार फिर से सवाल यही कि कब तक इससे जूझना होगा।
मॉनसून के दस्तक के बाद लगातार वर्षा से बिहार में नदियों का जलस्तर जो है वो बेहद तेजी से बढ़ रहा है। सहरसा में जहां कोसी नदी के रौद्र रूप से तटबंध के अंदर बसे सलखुआ प्रखंड के कई गांव बर्बादी के कगार पर आ गए हैं। यहां तक कि सुरक्षा को लेकर लोग अब ऊंचे स्थानों की तलाश में जुट गए हैं। वहीं नेपाल और तराई इलाकों में हो रही लगातार बारिश से परमान नदी उफान पर है। नेपाल और तराई इलाकों में हो रही जोरदार बारिश से परमान नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदी की तेज धारा में फारबिसगंज कुरसा कांटा मार्ग पर स्थित डोमरा बांध के पास पुल निर्माण को लेकर बनाया गया डायवर्जन एक ही झटके में बह गया, जिसके चलते 1 दर्जन से ज्यादा पंचायत प्रभावित हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यहां हर साल यही कहानी है। वहीं स्थानीय विधायक सिर्फ अपनी उपलब्धि ही गिनाने में व्यस्त नजर आए। रिलीफ देने के बाद क्या करता है, 1500 करके जनता में बांट देता है। सारा पैसा डीएम, बीडीओ, सीओ जो भी है पदाधिकारी, ये लोग विधायक, ये सब मिल करके खा जाते हैं और दिखा देते हैं कागज पर लिख करके हमने इतना पैसा दिए। जो भी ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ से बाढ़ की स्थिति बन सकती है, ऐसे सारे जगहों पर हम नाव मुहैया करा रहे हैं ताकि यातायात सुचारू ढंग से चल सके और हम ग्रामीणों के यातायात के प्रति जो है चिंतित हैं कि इनका यातायात का जो है कोई परेशानी खड़ी नहीं हो। उसके लिए हम लोग जो संभव प्रयास होगा, कोई भी प्रयास में हम पीछे नहीं रहेंगे। सहरसा में कोसी नदी में उफान के चलते तटबंध के अंदर बसे सलखुआ प्रखंड के कई गांव बर्बादी के कगार पर हैं। लोगों का कहना है कि कोसी नदी तो उनके खेतों को अपनी आगोश में ले ही रही है, अब उनके घर-बार और माल मवेशियों पर भी बनाई है। लिहाजा सुरक्षा को लेकर लोग ऊंची जगहों की तलाश में जुट गए हैं। तो वहीं कुछ ग्रामीण इस बदहाली के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कोसी तटबंध से लेकर के हम लोग 50,000 की आबादी में इस जगह हैं और रोज की 10 बीघा की खेत हमेशा जल स्तर में जा रहे हैं। हम लोग गरीब मजदूर तटबंध से आते हैं, देखिए कितना दिक्कत है हम लोग। वो पूरा जो जमीन जथा है रोज के कटते हैं, वो बाल मवेशी है, छत्ती उती जो बंधा था वो सारी लेकर के हमको ऊंचा स्थान जाना पड़ता है। उस ऊंचा स्थान कहीं है नहीं, क्या करें। वैसे ये हालात बिहार में हर साल देखने को मिलते हैं, चाहे कोसी की तबाही हो या फिर दूसरी नदियों का कहर। उत्तर बिहार हर साल उजड़ता है और फिर संवरता भी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार आज तक इसका कोई निदान नहीं निकाल पाई। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश और सहरसा से अनुभव की रिपोर्ट। चुनावी साल में बिहार में प्रचार का तरीका क्या होगा, कितने चरण में चुनाव होंगे, ये तो आयोग ही तय करेगा। लेकिन प्रचार के तरीकों को लेकर के सियासत बेहद तेज हो गई है। सत्ताधारी बीजेपी, जेडीयू ने डिजिटल प्रचार की मांग की है, तो विपक्ष इसे महंगी तकनीक बताते हुए जनता के बीच हैसियत दिखाने का चैलेंज कर रहा है। बिहार विधानसभा का चुनाव चंद महीने बाद होना है, लेकिन 2020 की लड़ाई काफी अलग होने वाली है। सियासत से कहीं ज्यादा सियासत के तरीकों को लेकर। जी, कोरोना काल में रैली कैसे होगी, भीड़ इकट्ठी होगी कि नहीं, इस पर संशय है। ऐसे में सियासी पार्टियां रैली को डिजिटल बनाने पर जोर दे रही हैं। खासकर सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी ने डिजिटल प्रचार की मांग चुनाव आयोग से की है, जिसका विरोध विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। आरजेडी तो खुला चैलेंज एनडीए नेताओं को जनता के बीच जाने का दे रहा है। अरे हिम्मत है तो जो हमारा परंपरागत लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चलिए जनता के बीच में। डर क्यों रहे हैं, क्यों वर्चुअल और डिजिटल के भरोसे हैं। तेजस्वी यादव जी तो जनता के बीच में जाना चाहते हैं ना। तो वहीं कांग्रेस डिजिटल तकनीक को बेहद महंगा बताते हुए इसके स्वरूप का विरोध कर रही है और चुनावी खर्च आयोग से ही लेने की मांग कर रही है। अमित शाह जी ने वर्चुअल रैली की तो लगभग 200 करोड़ खर्च हुए सिर्फ वो एलईडी स्क्रीन लगाने पर। कि आप ऐसे नियम कोई बनाएं, ऐसे प्रावधान करें कि सभी राजनीतिक दलों को खर्च में समान अवसर मिलने चाहिए और वो वहन चुनाव आयोग के माध्यम से हो। जिस महागठबंधन की बड़ी पार्टी डिजिटल प्रचार के लिए हाथ खड़े कर रही हो और सहयोगी पार्टियां हैसियत में कमी की बात कर रही हो, तो जवाब भी उसी लहजे में सत्ता पक्ष की ओर से आरजेडी को दिया जा रहा है।
सियासत के तीर का निशाना सीधे तेजस्वी पर है। डिजिटल प्रचार से क्यों घबराए हुए? फिर से चाहते कोरोना हो जाए क्या? ये ट्विटर बबुआ है ना, ट्विटर बबुआ को इससे क्यों घबराहट है? कहते वर्चुअल रैली में बहुत पैसा खर्चा होगा। तो वर्चुअल रैली के लिए पैसा, आपके माता पिता ने इतना बड़ा साम्राज्य 15 साल का चलाया, आपको पैसे कमी है, जो खरबों अरबों का मालिक हो वो पैसे के लिए क्यों घबरा रहे हैं? मतलब कोरोना काल चुनाव प्रचार के तरीके को बदल सकता है, तो फिर चुनाव से पहले प्रचार पर शोर क्यों हो रहा है? क्योंकि डिजिटल तकनीक पारंपरिक तरीके से कम असरदार है। रैली में भीड़ के जरिए शक्ति प्रदर्शन करना बेहद मुश्किल है। जनता तक घोषणा पत्र के दावों को पहुंचाने में भी दिक्कत होगी। साथ ही आरजेडी के परंपरागत वोटर का डिजिटल फ्रेंडली नहीं होना भी एक प्रमुख वजह है। बात चाहे जो हो, इतना तो तय है कि इस बार के चुनाव प्रचार का तरीका काफी जुदा होगा, सियासी तड़के से बेहद अलग, और इसी के चलते विरोधी खेमा नाक भौं सिकोड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो एक हफ्ते के भीतर आरजेडी को दूसरा बड़ा झटका लगा है। 5 विधान पार्षदों को पार्टी छोड़ने के बाद अब आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव का भी लालू की पार्टी से मोह भंग हो गया और उन्होंने अपने पद समेत पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। आरा के संदेश से पूर्व विधायक विजेंद्र यादव ने खुद अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठा दिए और कहा कि लालू प्रसाद की पार्टी में उपेक्षा से नाराज होकर उन्होंने इस तरह का फैसला किया है। हालांकि विजेंद्र यादव अब किस पार्टी का दामन थाम सकते हैं, इस पर सियासत शुरू हो चुकी है कि आखिर उनकी सियासत की नई पारी कौन होगी, किसके साथ वो जुड़ेंगे, इसका खुलासा अभी होना बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस भी पार्टी में उन्हें सम्मान मिलेगा वे उस दल का दामन थामने को तैयार हैं। विजेंद्र यादव आरजेडी में जमीनी कार्यकर्ताओं से ज्यादा पैराशूट लैंडिंग करने वाले नेताओं को तरजीह देने से नाराज हैं। लालू जी का राज बना, लालू जी सक्रिय हुए तो इनके साथ हम आ गए। फिर 2097 में जिला अध्यक्ष बने, फिर 2000 में एमएलए बने, 10 तक एमएलए रहे। फिर 10 वर्ष हम खाली भी रहे। जो हम तो सोचे थे कि लालू आँख खुला तो राजनीति में लालू जी को देखे और लालू जी से ही राजनीति हम समाप्त करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जेडीयू ने आरजेडी के मजबूत वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी कर रखी है। 29 तारीख को लालू यादव के गांव गोपालगंज के फुलवरिया से इसकी शुरुआत होगी। जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से लोगों के बीच पंपलेट बांटे जाएंगे। हालांकि आरजेडी ने भी पलटवार किया है। जो है हमारी मतलब अभी तक 5 से लेके अभी तक जो सरकार जो हमारी योजनाएं चलाई है वो सब को लेकर मैं जा रहा हूं, साथियों को बताऊंगा। और ये हिंदी और उर्दू दोनों में बना हुआ है जो हम अपने संगठन के लोगों को दूंगा और उस सरजमी को प्रणाम भी करूंगा, सलाम भी करूंगा कि किस ढंग से मुसलमानों को धोखा दिया है, मुसलमानों को ठगा है और आज मुस्लिम ठगा हुआ महसूस कर रहा है। धर्म जातियों के नाम पर बांटने का काम जो नीतीश कुमार कर रहे हैं उसके बारे में तो पहले खुलासा करें। ये अब घड़ियाली आंसू चलने वाला न है। जब इतना नीचे स्तर तक जात बिरादरी का आंदोलन जब करना शुरू कर दे कोई भी व्यक्ति, समझे उसका अस्तित्व जमीनी स्तर से खिसक रहा है। और चलिए अब हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों को देखेंगे तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा। दोनों ही तस्वीरें परिवहन विभाग के कार्यालय की हैं। पटना में जहां ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भीड़ दिख रही है, ऑनलाइन टेस्ट लिए जा रहे हैं, व्यवस्था ठीक से काम करती दिख रही है। लेकिन सासाराम में ड्राइविंग लाइसेंस के काम में जैसे दलालों का रास्ता चल रहा है। यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए किसी को न तो ज्यादा वेरिफिकेशन की जरूरत है, न गाड़ी चलाकर दिखाने की ही जरूरत है। बस पैसे दीजिए और सब कुछ दलाल के जरिए संभव। हाँ तो टूट बनेगा, उसमें उतना ही खर्चा लगेगा। अच्छा पासिंग भी होता है क्या? हाँ 200 करा देंगे। मैंने कितना जगह पासिंग लेकर के? अरे भैया तो इसीलिए ना बोल दिए 6,000। हाँ 6,000 लगेगा सब टोटल बनवाने में। 6200 रुपया लगी अभी जो 2200 रुपया देने के बाद। अच्छा बाकी 4000 रुपया 1 महीने के बाद। तो कैसे होगा, कैसे प्रोसेस है?
उससे से आधार कार्ड और पैन कार्ड, या तो आधार कार्ड मैट्रिक का सर्टिफिकेट और 2 फोटो ब्लड दे। अच्छा, इतना चीज चाहिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।